एक बड्डी सी बिल्डिंग के सामने एक कार रुकती है। ड्राइवर जल्दी से पीछे का दरवाजा खोलता है। उसमें से दिग्विजय जी अन्या बाहर निकलते हैं। अन्या ने हल्के रंग की गुलाबी साड़ी पहनी है और उसके साथ गले में मंगलसूत्र और कानों में छोटी सी हीरे के ईयरिंग। माथे पर छोटी बिंदी के साथ मांग में लाल सिंदूर, जो कि उसके चेहरे का नूर बढ़ाने के लिए काफी है। दिग्विजय जी अन्या को आज एक खास शख्स से मिलवाने लाए थे। अन्या का मन नहीं था आने का, लेकिन वो दादाजी को माना नहीं कर पाई। अन्या कार से निकलकर एक नजर उस बिल्डिंग को देखती। बिल्डिंग के सामने एक बड़े से बोर्ड पर नाम लिखा था, विंटेज वैल्यूएबल्स क्लब। अन्या नाम पढ़कर कुछ खास रिएक्शन न देते हुए दादाजी को देखती है, जो उसे अपने साथ चलने का कहते हैं। अन्या हाँ में सिर हिलाकर उनके साथ अंदर जाती है। स्टाफ दिग्विजय जी को देख झुककर ग्रीट करते हुए कहते हैं। अन्या को सबका ऐसे बार बार झुककर ग्रीट करना थोड़ा अजीब लग रहा था। दिग्विजय अपने कदम जल्दी बढ़ाते हुए लिफ्ट लेकर टॉप फ्लोर जाते हैं। विंटेज वैल्यूएबल्स क्लब 4 मंजिल बिल्डिंग थी, जो काफी खूबसूरत और बड़ी थी। उसका इंटीरियर ऐसा था कि कोई भी उसकी खूबसूरती में खोने पर मजबूर हो जाए। चौथी मंजिल पर आते ही दिग्विजय जी एक बड़े से एरिया में अन्या को ले जाते हैं और वहां बैठे लोगों से कहते हैं, अब किसकी बुराई हो रही है? दिग्विजय जी की आवाज सुनकर सब पीछे पलटकर उन्हें देखते हैं और इसी के साथ सबके चेहरे की मुस्कान दुगनी हो जाती है। वहां बैठे आदमी और कुछ औरतें थीं। कपड़ों और पहनावे से कुछ बड़े घर के तो कुछ मध्यम परिवार के लग रहे थे। उनमें से एक आदमी दिग्विजय जी की बात सुनकर मजाकिया अंदाज में कहता है, अब तू आ गया है तो तेरी तो कर नहीं सकते। इतना बोल। सब एक साथ हंसने लगते हैं। तभी सबकी नजर दिग्विजय जी के बगल में खड़ी अन्या पर जाती है, तो सब उनके पास आते हुए कहते हैं, क्यों भाई दीनू, ये कौन है तेरे साथ? तू तो कभी किसी को यहाँ नहीं लाया तो। दीनू नाम सुनकर अन्या दिग्विजय जी का चेहरा देखने लगती है, क्योंकि जब भी रेहान उन्हें ऐसे बोलता था तो वो काफी गुस्सा होते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर कोई गुस्से के भाव नहीं थे। दिग्विजय जी सबकी बात सुनकर अन्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना, अगली बार अपने घर की रौनक को लेकर आऊंगा। तो ये है मेरी पोता बहू अन्या राय चौहान। दिग्विजय जी की बात सुनकर सब हैरानी से अन्या को देखकर कहते हैं, क्या तेरे पोते ने शादी कर ली? ये बात अब तक न्यूज में क्यों नहीं आई? और तो और तूने पार्टी भी नहीं दी। कब कैसे हुआ? किसी को अब तक इसकी खबर क्यों नहीं हुई? क्या तेरा पोता इसे भागा कर लाया है जो चुपचाप शादी करनी पड़ी? क्या तू परदादा बनने वाला है जो ऐसे बिना बताए शादी हुई? वहां खड़े सभी लोग एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे। सबके ऐसे सवाल सुन अन्या को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसे बार बार रुद्र की बात याद आने लगी। अन्या का उदास चेहरा और भी उदास हो गया और वो धीरे से पीछे हट रही थी कि तभी भीड़ को चीरते हुए एक कर्कश लेकिन प्यारी आवाज आई, चुप हो जाओ सब। ये आवाज सुन। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक लेडी जो करीब 70 साल की होंगी, बाल सफेद, चेहरे पर उम्र का तकाजा लेकिन चेहरे पर गजब का तेज, सिल्क की क्रीम कलर की साड़ी के साथ गले में मोतियों की माला। ये थी सियाता मेहता, मेहता परिवार की हेड और दिग्विजय जी की एक सबसे अच्छी दोस्त। वो अपनी पारखी नजरों से अन्या को देखते हुए उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए अन्या का गाल छू कर प्यार से कहती हैं, अरे भाई कब? क्या? कैसे हुआ ये सब छोड़ो। देखो तो कितनी प्यारी बहू मिली है दिग्विजय को। आपका नाम क्या है बेटा? अन्या उनके ऐसा कहने पर हल्का मुस्कुराकर उनके पैर छूते हुए कहती हैं, अन्या। सियाता जी को अन्या का नेचर पहली नजर में पसंद आ जाता है। वो प्यार से कहती हैं, बहुत प्यारा नाम है। आप इन सब की बातों का बुरा मत मानना, इनकी तो आदत है फालतू बातें करने की। सियाता के ऐसे कहने पर सबका मुंह बन जाता है। दिग्विजय जी के चेहरे पर प्राउड स्माइल आ जाती है। सियाता दिग्विजय जी को स्माइल करते देख कहती हैं, वैसे मान गए तुम्हारी बहू भी नंबर 1 थी और अब पोता बहू में भी नंबर 1 है। दिग्विजय जी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहते हैं, तो फिर शर्त की बात मत भूल जाना। सियाता जी दिग्विजय जी को घूर कर देखती हैं, फिर अन्या को एक एक करके सबसे मिलवाती हैं। ये जगह एक क्लब थी, बिल्कुल अपने नाम विंटेज वैल्यूएबल्स क्लब के जैसी। यहाँ दिग्विजय जी के वो सारे साथी आया करते थे जो बचपन से जवानी तक उनके साथ ही रहे और वक्त और जिम्मेदारी में खुद के लिए समय नहीं मिला, इसलिए अब यहाँ सब इकट्ठा होते थे और बातों से साथ हर पल को जीते थे, जो वो अपने जवानी में नहीं जी पाए। विटांज वैल्यूएबल क्लब हाउस एक अलग दुनिया ही बन गई थी।
कुछ लोग तो यहाँ रहते भी थे क्योंकि घर में वो सुकून नहीं था जो यहाँ मिलता था। अन्य खुशी खुशी सबसे मिलती हैं। सबको अन्य एक ही नजर में भा गई थी। सब दिग्विजय जी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिग्विजय जी भी अपना सीना चौड़ा करके सबको देख रहे थे। कुछ ही पल में सब आपस की बातों में मसूल हो गए। सबने अन्या को अपनी पुराने दिनों की बातें बताई, जिसे सुनकर अन्या कभी हंसती खिलखिलाती तो कभी मुस्कुरा देती थी। कुछ पल बाद अन्या क्लब देखने के लिए निकल गई, तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाती है। अन्या अपनी नजर उठाकर जब सामने देखा तो सामने एक 26 से 27 साल की उम्र का लड़का अन्या को देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था। वो लड़का दिखने में टॉल और हैंडसम था और उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी जिसमें कोई भी लड़की डूब सकती थी। अन्या एक नजर उसे देखती है, फिर अपनी नजरें फेरकर सॉरी कहकर आगे चल देती है। वो लड़का अन्या को बस चुपचाप जाते हुए देखता रहता है। अन्या घूमते घूमते एक हॉल में आती है जहां ढेर सारे छोटे पौधे लगे थे। उस जगह को काफी खूबसूरती से सजाया हुआ था। ये जगह अन्या को काफी पसंद आती है क्योंकि उसे बचपन से नेचर से प्यार था। तभी उस क्लब का मैनेजर वहां आता है और अन्या को ऐसे घूमते देख काफी अदब से पूछता है, एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई हैव योर नेम? अन्या उसे देखकर नॉर्मली जवाब देती है, अन्या। मैनेजर फिर से कहता है, ओके मैम, व्हाट अबाउट योर सरनेम? मैनेजर अन्या को नहीं जानता था और उसे ये भी नहीं पता था कि अन्या दिग्विजय जी के साथ आई हैं। वही अन्या मैनेजर का सवाल सुनकर सोच पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। रुद्र तो उसे अपनी वाइफ मनाता नहीं, तो वो उसका सरनेम कैसे यूज कर सकती है? तभी उसके पीछे वही लड़का आकर खड़ा हो गया। वो मैनेजर को कुछ इशारा करते हुए उसे जाने का कहता है। मैनेजर उस लड़के को अच्छे से जानता था, इसलिए वो अन्या को देखकर पोलाइट वे में कहता है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, अब आप क्लब। इतना बोलकर वो मैनेजर वहां से चला जाता है। लेकिन अन्या के दिल में वो एक सवाल छोड़कर जाता है, जिसे सोच अन्या उदास हो जाती है और गुमसुम सी वही बेंच पर बैठ जाती है। वो लड़का अन्या को बड़े गौर से देख रहा था। अन्या के चेहरे की उदासी उससे छुप नहीं पाई। वो कुछ सोचकर जल्दी से वहां से चला जाता है और 2 मिनट से कम समय में वापस आता है और अन्या से थोड़ी दूरी बनाते हुए वही बेंच पर बैठकर उसे एक कॉफी कप पास करता है। अन्या कॉफी को देखकर अपने बगल में देखती है तो ये वही लड़का था जो उससे अभी टकराया था और अभी वही उसे कॉफी दे रहा था। अन्या उसे असमंजस में ही देखते रहती है तो वो लड़का उसकी तरफ स्माइल करते हुए उससे कप लेने का इशारा करता है। अन्या कप ले लेती है। वो लड़का अन्या को देखकर कहता है, वैसे आपकी ये क्लब में आने की उम्र कुछ जल्दी नहीं है, क्योंकि ये क्लब खासकर एल्डरली के लिए था। अन्या कॉफी की सिप लेते हुए उस लड़के को बिना देखे कहती, मेरा भी सेम थॉट है आपके बारे में। अन्या की बात सुनकर वो लड़का हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं इस क्लब का मेंबर नहीं हूं, वो तो मैं अपनी दादी को पिक करने आया था। अन्या कहती है, मुझे नहीं लगता मैं आपकी हूं, आपको चश्मे की जरूरत है। वो लड़का अन्या के सीधा जवाब सुनकर सोचते हुए कहता है, आपने सही कहा, आप मेरी दादी नहीं हैं, क्योंकि वो आप जैसे नहीं हैं। ये बोलते हुए उस लड़के की आवाज में एक अलग ही भाव थे। अन्या अपनी भौहें उठाते हुए सवालिया नजरों से कहती हैं, आप मुझे जानते हैं? लड़का कुछ शरारती मुस्कान ली कहता है, नहीं, पर मैं जानना चाहता हूं। अन्या उसकी बात किस डायरेक्शन में जा रही थी, ये भांप कर कहती हैं, जानने के लिए बहुत देर हो गई। फिर अपने मंगलसूत्र की तरफ इशारा करते हुए आगे कहती हैं, यहाँ नो एंट्री है और थैंक्स फॉर कॉफी। इतना बोल अन्या उठकर जाने लगती है तो वो लड़का फिर से कहता है, उस हक से नहीं, तो फिर दोस्ती के नाते तो जान ही सकता हूं। उसकी बात सुनकर अन्या पलटकर उसे देख अपनी भौहें उचकाते हुए कहती हैं, दोस्ती, वो भी अजनबी से। वो लड़का स्माइल करते हुए उठता है, फिर अन्या के सामने खड़ा होकर बड़े अदब से कहता है, जी दोस्ती अजनबियों से करने में ही फायदा है, अपनों से तो दुश्मनी हो जाती है। वैसे मेरा नाम विक्रम मेहता है। फिर अपना हाथ आगे करके कहता है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? विक्रम के पूछने पर अन्या बस उसका चेहरा ही देखते रह गई। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, उसे देख अन्या उसे मना नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो कुछ सोचकर कहती हैं, मेरा नाम अन्या है, और रही बात दोस्ती की, तो मैं सोचूंगी कि आप उस लायक हैं या नहीं। इतना बोलकर अन्या वहां से जाने लगी तो विक्रम उसे आवाज देते हुए कहता है,
मुझे इंतजार रहेगा, पर इतना नहीं कि मैं इस क्लब का मेंबर बन जाऊं। अन्या जाते जाते विक्रम की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, पर उसे कोई जवाब दिए बिना चुपचाप वहां से चली जाती है। दिग्विजय जी अन्या को शाम तक वापस घर लेकर आ गए थे। वही विक्रम कार ड्राइव करते हुए भी अन्या के बारे में सोचकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वहीं उसके बगल में बैठी उसकी दादी सियाता जी उसे काफी देर से नोटिस कर रही थी। वो अपने पोते की मुस्कान देखकर कहती हैं, क्या बात है आज? किसके ख्याल ने आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कान बिखेर दी जो आपसे छुपाए नहीं छुप रही है? विक्रम अपनी दादी की बात सुन सकपका गया। वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, किसी की भी तो नहीं दादी माँ, आप तो बेकार में ही इतना सोच रही हैं। सियाता जी विक्रम के चेहरे के भाव देखकर मुस्कुराती है, फिर अपना सिर सीट से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद करके कहती हैं, दादी माँ, हूं आपकी। आपके हर सांस की खबर रहती है मुझे। ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाओगे। इतना बोलकर वो मुस्कुरा देती हैं। वही विक्रम अपनी दादी की बात सुन मन में कहता है, हाँ जनता हूँ, जेम्स बॉन्ड की नानी हैं आप। आपको सब पता रहता है, लेकिन अभी मुझे खुद को कुछ नहीं पता, तो आपको क्या बताऊं? इतना सोचते सोचते वो एक बार फिर अन्या के बारे में सोच मुस्कुरा देता है। वही अन्या घर आकर सबके लिए डिनर तैयार करती हैं। सबको अब अन्या की आदत हो गई थी, इसलिए सब अन्या के हाथ का बना खाना खाने पहुंच जाते हैं। अन्या ने ही नियम बनाया था कि डिनर और ब्रेकफास्ट सब साथ करेंगे। इसी बहाने पूरा परिवार साथ होगा, पर रुद्र अब तक ऑफिस से नहीं आया था। सब रुद्र के बिना ही डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते नहीं। अन्या भी सब काम खत्म करके दादाजी को उनकी दवा देकर अपने कमरे में चली जाती नहीं। रात के 10 बजे रुद्र घर आता नहीं, लेकिन अंदर जाने की जगह वो बाहर गार्डन की ओर चला जाता नहीं और वहां बने एक छोटे से पिलर के पास खड़ा होकर अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल उसे सुलगाते हुए उसके लंबे लंबे कश लेने लगता है। रुद्र के दिमाग में अब भी सुबह वाली अन्या की कही बात चल रही थी, जो उससे काफी बेचैन कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या होता जा रहा है। वो अपने दिल और दिमाग की जंग में घिरा हुआ था। तभी अभय की नजर अपने कमरे की बालकनी से रुद्र पर जाती है। वो रुद्र को देखकर उसके पास जाने के लिए नीचे आ जाता है। रुद्र अपने सोच में ही गुम था कि तभी अभय उसके हाथों से सिगरेट लेते हुए कहता है, क्या हुआ भाई? भाभी से लड़ाई हो गई क्या, जो तू यहाँ खड़ा इस सिगरेट में खुद को जला रहा है? अन्या का नाम सुनकर रुद्र गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, वो मेरे कोई नहीं लगती, ना ही मुझे उससे कुछ फर्क पड़ता है। अभय सिगरेट को बुझाते हुए कहता है, हमें तो पता है वो क्या लगती है, और तुमको भी अब भाभी के होने से फर्क पड़ने लगा है। जितनी जल्दी ये बात अपने दिल को समझाएगा उतना बेहतर होगा। रुद्र उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, ये बकवास बातें तुम अपने पास रखो। अभय रुद्र के गुस्से को इग्नोर करके सीरियस लहजे में कहता है, मेरी बात तुम्हें अभी बकवास लग रही है, लेकिन जल्द ही तुम्हें मेरी बातें सही लगने वाली हैं। फिर वो चांद को देखकर गहरी सांस लेकर कहता है, अन्या एक अच्छी लड़की है और साफ दिल की है। हर किसी को प्यार और अपनापन देना जानती है। बस एक बार तू उसे एक मौका देकर देख। मेरा वादा है कि तू फिर उससे दूर नहीं रह पाएगा। सब एक जैसे नहीं होते रुद्र। किसी का आना और जाना हमारे लाइफ में एक रीजन के लिए होता है। मेरी बात पर गौर जरूर करना। इतना बोल अभय वहां से चला गया। काफी देर तक रुद्र उसकी कही बातों को सोचता रहता है। फिर वो अपनी सोच को विराम देकर कमरे की ओर बढ़ा गया। कमरे में जाने से पहले रुद्र गहरी सांस लेता है। फिर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देख उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो पूरे कमरे में अपनी नजर घूमता है, लेकिन उसे अन्य कमरे में कहीं नहीं दिखाई देती है। आज कमरा भी काफी साफ सुथरा था, जिसे देखकर रुद्र को बेचैनी होने लगती है। वो वॉशरूम और कबर्ड एरिया में भी चेक करता है, लेकिन अन्य वहां भी नहीं थी। तभी उसकी नजर बालकनी में जाती है। वो अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ा देता है। अन्य बालकनी में लगे एक स्विंग चेयर पर एक पतले से कंबल में खुद को लपेटे बड़े आराम से सो रही थी। उसने खुद को उस चेयर पर एडजस्ट कर लिया था, जिससे वो उसमें सोती हुई बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी। रुद्र अन्या के पास आता है और उसे ऐसे सोते हुए देखकर रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो लगी इतनी प्यारी रही थी, लेकिन तभी रुद्र को अपनी गलती और अपनी बातें याद आती हैं, जिसकी वजह से अन्या यहाँ ऐसे सो रही थी। वैसे तो घर में बहुत से खाली कमरे थे और अन्या किसी भी कमरे में सो सकती थी, लेकिन वो बाकी सबको क्या जवाब देती।
खासकर दादाजी को, जिन्होंने अपने परपोते तक के सपने देख लिए थे। सब अन्या को रुद्र के दिल में जगह बनाने के नए नए तरीके बताते। अन्या सबकी बात हंसकर मान लेती, लेकिन कभी रुद्र को नहीं जाहिर करती थी, ताकि वो उसे गलत ना समझे। रुद्र झुककर अन्या का ब्लैंकेट लेकर उसे ठीक से ओढ़ाता है, फिर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगली से साइड करते हुए उसे ध्यान से देखता रहता है। तभी अन्या अचानक से पलटती है, जिससे रुद्र डर जाता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ ही ना जाए। वो जल्दी से नीचे बैठ जाता है, जिससे अन्या उसे देख ना पाए, लेकिन कोई हलचल ना होने पर रुद्र धीरे से वापस उठता है और फिर से सोती हुई अन्या को देखने लगता है। रुद्र को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर तक उसे ऐसे ही देखता रहा। रुद्र सुबह जिम के लिए रेडी होकर जाने ही वाला था कि उसकी नजर बालकनी की ओर जाती है। उसे देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि अन्या बालकनी में थी ही नहीं। रुद्र जिम से वापस आकर ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था, लेकिन अब तक उसने अन्या की कोई आहट नहीं सुनी थी, न ही उसे देखा था। वो नीचे आता है तो उसकी नजर डाइनिंग एरिया पर जाती है, जहां सब बैठे एक साथ नाश्ता कर रहे थे। रुद्र भी उन सब की ओर आ गया, लेकिन वहां भी उसे अन्या कहीं नजर नहीं आई। सब रुद्र को मॉर्निंग विश करते हैं और अपने अपने नाश्ते में लग जाते हैं। रुद्र की निगाहें न चाहते हुए भी सिर्फ अन्या को ढूंढ रही थी। ये देख शौर्य शरारती लहजे में कहता है, पता है, मेरी नेक्स्ट फिल्म का एक गाना है जो किसी पर इस वक्त बहुत सूट कर रहा है। तविश अपने नाश्ते का बाइट लेते हुए कहता है, कौन सा? शौर्य रुद्र को देख कहता है, अरे नाम बताकर मजा नहीं आएगा, गाकर सुनाता हूं। फिर अपना गला साफ करके गाना शुरू करता है। तरसे तरी आंखें दिल के पास में, कैसी अंजनी एक राह पे मन ढूंढे है, मन ढूंढे है। उसको गाने की लाइन रुद्र के दिल पर फिट तो हो रही थी, लेकिन शौर्य की सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए रेहान तुरंत कहता है, आप रहने दो भाई, आपके बस का गाना वाना नहीं है, आप एक्टिंग ही करो। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और शौर्य का मुंह बन जाता है, लेकिन रुद्र की निगाह तो अब भी बेचैनी से किसी को तलाश रही थी। तभी उसकी नजर किचन से आती अन्या पर जाती है। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, पर कुछ पल में ही वो चमक कहीं खो सी जाती है, क्योंकि अन्या ने उसे एक बार भी आंख उठाकर देखा तक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करना चाहती है। रुद्र नाश्ता करके चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन अब भी उसके जहन में सिर्फ अन्या ही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अन्या के इग्नोर करने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा था। रात को भी अन्या रुद्र के कमरे में आने से पहले बालकनी में सो जाती है। रुद्र को उसकी ये बात अब खलने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इन बीते दिनों में अन्या ने रुद्र को ऐसे इग्नोर किया कि वो शायद उसके साथ हो ही नहीं। रुद्र को अब ये सारी बात खल रही थी। यही सब बातें उसके अंदर हलचल सी मचा देती थी, जिसकी वजह से अब उसमें चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा था। अन्या उसके दिमाग में हर वक्त छाई रहती थी। शाम के 7 बज रहे थे। रेहान, तविश, दादाजी तीनों हॉल में बैठे थे। रेहान और तविश अभी अभी घर आए थे। सब लोग हंसी खुशी बातें कर ही रहे थे कि रेहान की नजर दरवाजे पर पड़ती है। वो सामने देखकर काफी परेशान हो जाता है और हड़बड़ा कर उठते हुए कहता है, भाई। रेहान के हाथ में जो पानी का ग्लास था वो उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है, जिसकी वजह से सब उसे देखते हैं और उसकी नजरों का पीछा करते हुए सामने दरवाजे की ओर देखते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं। अन्या के तो कदम ही लड़खड़ा जाते हैं। वो सोफे के सहारे खुद को संभालती है। सामने जियान के साथ एक और बॉडीगार्ड रुद्र को सहारा देते हुए घर के अंदर लेकर आ रहा था। रुद्र के सिर के साथ साथ शरीर के कई हिस्सों पर पट्टियां बंधी थीं और शर्ट पर खून के निशान थे। उसके चेहरे पर हल्के दर्द के भाव थे। रेहान भागते हुए रुद्र के पास जाता है और उसे सहारा देते हुए घबराई हुई आवाज में कहता है, भाई, भाई आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? इतना बोलते हुए रेहान और जियान रुद्र को सोफे पर बैठा देते हैं। रेहान गुस्से में जियान को देखते हुए कहता है, जियान कुछ बताओगे? कैसे हुई भाई की ऐसी हालत? कौन था? जियान एक नजर रुद्र को देखता है, जो उसे कुछ न बोलने का इशारा करता है। ये देखकर दिग्विजय जी अपनी कड़क आवाज में कहते हैं, जियान हमें सच जानना है, कौन है इन सब के पीछे? दादाजी के कहने पर जियान अपनी नजरें झुकाकर कहता है, सर, हमारी राइवल कंपनी 4 दिन में होने वाली नए प्रोजेक्ट की मीटिंग में जाने से रोकने के लिए उन्होंने रुद्र सर पर हमला करवाया। ये सुनकर रेहान और दादाजी दोनों का खून खौल उठता है।
दादाजी गुस्से में कहते हैं, माहिर सहगल, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की? सामने से जीतने की तो हिम्मत है नहीं उसमें, पीठ पीछे वार करने की आदत गई नहीं इसकी। इसे तो मैं इस बार नहीं छोड़ने वाला। मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ। इतना बोलकर दादाजी अपना फोन निकलने लगे। तभी सबके कानों में रुद्र की आवाज आती है, कोई कुछ नहीं करेगा। ये सुन सब रुद्र को देखने लगते हैं तो रेहान गुस्से में कहता है, नहीं भाई, इस बार तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। रुद्र सबको समझाते हुए कहता है, मुझे सामने से लड़ने की आदत है और पीठ पीछे कायर लड़ा करते हैं। किसको कैसे तोड़ना है वो मुझे अच्छे से पता है, इसलिए अभी कोई कुछ नहीं करेगा। मनाने दे उन्हें अपनी ख्वाबों की जीत का जश्न। ये कहते वक्त रुद्र के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जैसे उसने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा नहीं। वहां खड़े सब उसकी बात का मतलब समझ रहे थे सिवाय अन्या के। वो तो एकटक रुद्र की चोटों को ही देख रही थी। अन्या रुद्र की चोटें देख उसका दर्द खुद में ही महसूस कर रही थी। रुद्र की वाइट शर्ट में लगे खून के निशान उसे काफी चुभ रहे थे। दादाजी रुद्र के बात से सहमत होते हुए कहते हैं, जियान रुद्र को उसके कमरे में ले जाओ। जियान हाँ में सिर हिला देता है और रेहान और जियान रुद्र को उसके कमरे में ले जाते हैं। अन्या एकटक रुद्र को जाते हुए देख रही थी तो दिग्विजय जी उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, अन्या बेटा, रुद्र बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। जिस मुकाम पर वो आज अकेला खड़ा वहां उसे ऐसे छोटी मोटी खरोचों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन वो शेर है, इसलिए आज तक कोई उसके सामने टिक नहीं पाया है। तुम एक काम करो, उसका खाना उसके कमरे में ही ले जाओ। अन्या दिग्विजय जी की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है, फिर अपनी आंखों में आंसू आए पोंछकर वहां से चली जाती है। वो जब कमरे में आती हैं तो रुद्र सो रहा था, इसलिए उसने उसे जागना ठीक नहीं समझा। वो वापस नीचे आकर सबको डिनर सर्व करती है। आज टेबल पर अलग ही माहौल था। किसी के मन में गुस्सा तो किसी के मन में उदासी थी। वहां बैठे सभी जानते थे कि रुद्र ने इससे भी बड़े बड़े दर्द अकेले सहे हैं, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं किया। अगर दिग्विजय जी बॉस ऑफ द फैमिली है, तो रुद्र पिलर ऑफ द फैमिली है। अन्या सबको डिनर कराकर दादाजी को उनकी मेडिसिन देती हैं। फिर रुद्र के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आ जाती है। वो जैसे ही कमरे में एंटर करती हैं तो उसकी नज़र सीधा रुद्र से मिलती है। रुद्र ऐसे लेटा था जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। अन्या एक नज़र उसको देखती है, फिर खाने की प्लेट लेकर उसकी ओर बढ़ जाती है। वो प्लेट टेबल पर रखकर रुद्र को देखने लगती है। उसके राइट शोल्डर पर सबसे ज्यादा चोट थी, इसलिए वो अपना हाथ उठाकर खाना भी नहीं खा सकता था। ये देखकर अन्या आगे बढ़कर साइड का एक कुशन उठाकर रुद्र के पीछे लगती है। रुद्र तो बस चुपचाप उसके चेहरे को ही देख रहा था। अन्या रुद्र का पिल्लो ठीक करके टेबल से खाने की प्लेट उठाती है और खाने का एक निवाला तोड़कर उसकी ओर बढ़ा देती है। ये देखकर रुद्र उसे टोकते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? अन्या अपने हाथ का निवाला देखकर कहती है, मुझे नहीं लगता इस एक्सीडेंट से आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? उसका ऐसा टेढ़ा जवाब सुनकर रुद्र मन ही मन मुस्कुरा देता है। आखिर इतने दिन बाद तो अन्या ने उससे कुछ कहा था, लेकिन भाई रुद्र तो रुद्र है, इसलिए वो अपनी अकड़ में कहता है, पता है इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम क्यों कर रही हो ये? मैं खुद खा लूंगा। उसके ऐसे बोलने पर अन्या उसे एक नजर देखकर निवाला वापस प्लेट में रख देती है, फिर प्लेट सामने करके उसे खाने का इशारा करती है। रुद्र भी अपनी अकड़ में स्पून उठाता है, तभी उसके शोल्डर में होने लगता है, जिससे हल्की आह निकल जाती है। ये देख अन्या काफी घबरा जाती है और तुरंत प्लेट टेबल पर रखकर रुद्र के शोल्डर को टच करके कहती है, क्या हुआ, आप ठीक हैं? दर्द हो रहा है? कभी तो अपनी अकड़ छोड़कर दूसरों की हेल्प ले लीजिए। पर नहीं, अकड़ में ही रहना है, किसी की बात सुनेंगे थोड़ी। अन्या अपने धुन में रुद्र को हक से डांट रही थी, जिसका अन्या को इल्म ही नहीं था। रुद्र तो बस उसके हिलते होंठ ही देख रहा था। उसके हिलते होंठ रुद्र को आकर्षित कर रहे थे, लेकिन जब अन्या की नजर रुद्र से मिलती है तो वो अपनी ही बातों पर झेप जाती है। वो इधर उधर देखकर जल्दी से खाने की प्लेट उठाकर निवाला रुद्र की तरफ बढ़ा देती है। रुद्र एकटक उसे देख रहा था। अन्या उसकी आंखों में देखकर कहती है, ये मत समझो कि मैं ये आपकी पत्नी होने के नाते कर रही हूं। ये समझो कि मैं इस घर की कोई सर्वेंट या आपके लिए एक अजनबी हूं। इस नाते ही सही खा लो। अन्या की बातें सीधा रुद्र के दिल पर असर कर रही थीं।
कहीं न कहीं उसे अपनी कही बातों पर पछतावा होने लगा था। उसने अन्या के चेहरे को देखा, जो उम्मीद से निवाला उसकी तरफ बढ़ा रही थी। रुद्र ने भी बिना कुछ कहे अपना मुंह खोल देता है और अन्या उसे एक निवाले खिला देती है। अन्या का ध्यान रुद्र को खाना खिलाने में था और रुद्र का ध्यान अन्या की आंखों पर, जिसमें बहुत कुछ था जिसे वो पढ़ नहीं पा रहा था। अन्या जल्दी से रुद्र को खाना खिलाकर उसे दवा देती है। तभी उसकी नजर रुद्र के शर्ट पर जाती है, जिसमें खून के धब्बे थे। वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर एक गीला टॉवल और रुद्र के कबर्ड से उसके लिए दूसरी शर्ट लेकर आती है और उसके सामने खड़ी होकर सोचने लगती हैं कि अब वो उसे क्या कहे। कहीं वो उसकी बात का कुछ गलत मतलब ना निकाल ले। रुद्र, जो अपने फोन में कुछ मेल चेक कर रहा था, वो अन्या को अपने सामने खड़ा देख सवालिया नजरों से अपनी एक आईब्राउ उचकाकर देखता है। अन्या जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी शर्ट आगे करके कहती हैं, वो शर्ट, आपकी शर्ट पर खून लगा हुआ है, इसे चेंज करना होगा। अन्या के बोलने पर रुद्र अपनी शर्ट को देखता है तो उसे भी ध्यान आता कि अब तक वो उसी शर्ट में है। वो ऐसे तो सो नहीं सकता था, इसलिए वो हाँ में सिर हिलाते हुए जैसे ही उठने वाला होता है, तभी उसके कंधे में फिर जोर का दर्द होता है। अन्या जल्दी से उसके कंधे को पकड़ फिक्र से कहती हैं, रुक जाए, मैं हेल्प करती हूँ, आप हिले नहीं। रुद्र अपनी आंखें उठाकर अन्या को देखता है तो उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देती है। अन्या जल्दी से शर्ट साइड में रखकर रुद्र को थोड़ा उठाती है, पर अब प्रॉब्लम थी कि वो उसकी शर्ट कैसे खोले। ये उसके लिए काफी एक्वर्ड था। उसके हाथ रुद्र की शर्ट के पास जाकर रुक गए। रुद्र उसको संकोच करते देख मुस्कुराने लगा। अन्या ने जल्दी से एक गहरी सांस ली और रुद्र के शर्ट के बटन एक एक कर खोलने लगी। हर बटन खोलने के साथ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद को काबू करने के लिए अपने दोनों होठों को आपस में दबा लिया, फिर धीरे से उसकी शर्ट बॉडी से अलग की। फिर शोल्डर के पास आकर वो ध्यान से शर्ट निकालने लगी। वो दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें साफ महसूस कर रहे थे। रुद्र को अन्या से आती खुशबू मदहोश कर रही थी। उसका मन अन्या को अब बाहों में भरने का कर रहा था, लेकिन जब तक वो अपना हाथ उठाकर उसकी कमर तक ले जाता, तब तक अन्या जल्दी से उससे दूर हो गई। वो बिना रुद्र से नजरें मिलाए अपने काम में लगी थी। उसने जल्दी से वो वेट टॉवल उठाया और रुद्र के परफेक्ट बॉडी को धीरे धीरे से टॉवल से साफ करने लगी। अन्या उसकी बॉडी देखकर कुछ शर्मा सी रही थी, जिससे उसके कान के साथ गाल भी लाल हो गए थे। उसका हर एक टच रुद्र के बॉडी में सेंसेशन पैदा कर रहा था, जिससे उसे अलग महसूस हो रहा था। अन्या ने अपनी नजर उठाकर एक बार रुद्र को देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे, लेकिन आंखें कुछ तो कह रही थीं। अन्या जल्दी से अपनी नजरें फेरकर रुद्र को उसकी शर्ट पहनाती है, फिर उसे बेड पर सही से लिटा देती है। फिर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, तभी रुद्र झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। अन्या रुद्र के स्पर्श को महसूस कर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर देती हैं। वो एहसास उसके लिए काफी जाना पहचान था। अन्या जल्दी से खुद को नॉर्मल कर सवालिया निगाहों से पीछे पलट रुद्र को देखकर कहती हैं, क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम। ये सुनकर अन्या हैरानी से कहती हैं, जी। रुद्र को जब रियलाइज होता कि उसने फ्लो फ्लो में क्या बोल दिया, तो जल्दी से खुद को सुधारते हुए कहता है, मेरा मतलब है तुम कहाँ जा रही हो? अन्या बालकनी की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, बालकनी में सोने। रुद्र तुरंत कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सोफे पर सो सकती हो, बाहर बहुत ठंड है। रुद्र का ऐसा कहना अन्या के लिए शौक से कम नहीं था। वो उसे नासमझी में देखते हुए कहती हैं, पर आपने ही तो। वो इतना ही कह पाती हैं कि रुद्र उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, और अब मैं ही कह रहा हूं, यही सो जाऊं।